एक ऐसा कोर्ट केस जिसमें न्याय न मिलने पर एक माँ अपराधी को कोर्ट के बाहर ही गोली मारकर अपना बदला ले लेती है। ये घटना बहुत सारे लोगों के सामने होती है, सीसीटीवी फुटेज में भी रिकॉर्ड हो जाती है। इसलिए अब उस माँ को कोर्ट में पेश किया जाता है। लेकिन अगर इस माँ को सजा हो गई तो उसकी बच्ची जिसके साथ अन्याय हुआ था वो अनाथ हो जाएगी। तो अब कोर्ट में इस बात पर डिबेट शुरू हो जाती है कि इस माँ को सजा मिलनी चाहिए या नहीं, और अगर नहीं तो वकील ये कैसे प्रूफ करेगा कि उस माँ ने हत्या नहीं की है। और दोस्तों ये केस तब बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग हो जाता है जब एक नया वकील एक ऐसे वकील को चैलेंज करता है जो अभी तक एक भी केस हारा नहीं है। तो ऐसे में इस न्याय और अन्याय की कहानी में क्या एक माँ को इंसाफ मिल पाएगा या फिर यह केस ऐसे ही सालों साल कोर्ट में चलता रहेगा, यही देखेंगे हम आज की जबरदस्त मूवी में जिसका नाम है युद्धकांड चैप्टर 2। इस फिल्म को डायरेक्ट किया है पवन भट्ट जी ने और IMDb पर मिले है इस फिल्म को 7.2 आउट ऑफ 10। ये कहानी आपके दिल को छू जाएगी, इसलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। कहानी की शुरुआत होती है कोर्ट रूम से। यहाँ पर निवेदिता नाम की एक महिला अपनी बेटी के केस को लड़ रही होती है। इस केस में DNA रिपोर्ट अभी तक आए नहीं थे, इसलिए 2 हफ्तों के लिए इस केस को पोस्टपोन कर दिया जाता है। तो वो जो लड़का अपराधी होता है वो वहाँ से जाते हुए निवेदिता से कहता है कि देखा तू मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। और ये देखकर वो बहुत ज्यादा दुखी और निराश हो जाती है। वो खुद को बहुत ज्यादा असहाय महसूस कर रही थी और उसी तरह से वो रोते हुए अपनी गाड़ी में जाकर बैठ जाती है। अब उसे न्याय नहीं मिल रहा था, इसलिए वो बहुत ज्यादा तकलीफ में थी और ज्यादा ही टेंशन लेने की वजह से उसके हाथ थर-थर कांपने लगते हैं। थोड़ी देर के लिए वो अपनी आंखें बंद कर लेती है और तभी अचानक पता नहीं उसे क्या हो जाता है। एकदम से वो अपने कार से बाहर निकलती है और उसके सामने वो गुनहगार लड़का खड़ा होता है। उसके साथ उसका भाई लॉयर, ये लोग आपस में बात कर रहे थे। अब निवेदिता उनकी तरफ आगे बढ़ने लगती है और उसके साइड में से जा रहे एक पुलिस ऑफिसर की गन छीनकर तुरंत ही उस जैकी नाम के लड़के को शूट करके मार डालती है। 2 गोलियां उसके सीने में और 1 गोली उसके सर पर। इस तरह से शूट करने की वजह से उस लड़के की ऑन द स्पॉट मौत हो जाती है। अब ये सब कुछ वहाँ पर मौजूद सभी लोग देख रहे थे और इस हत्या को अपने आंखों के सामने देखकर सभी लोग शॉक रह जाते हैं। पुलिस तुरंत ही निवेदिता के पास जाकर वो गन छीन लेते हैं और उससे पूछने लगते हैं कि ये तुमने क्या कर दिया। लेकिन दोस्तों हम देखते हैं कि निवेदिता तो होश में ही नहीं थी। उसका अपने ऊपर कोई भी कंट्रोल नहीं था। ऐसा लग रहा था कि वो किसी सदमे में हो और अभी भी उसने क्या किया है ये उसे भी पता नहीं था। इसी के साथ ये सीन यहीं पर कट हो जाता है। अब दरअसल दोस्तों निवेदिता के साथ क्या हुआ था, उसने शूट करके उस लड़के को क्यों मारा, ये सब कुछ दिखाने के लिए कहानी जाती है फ्लैशबैक में, मतलब कि कुछ महीने पहले। अब यहाँ पहले सीन में हमें एक नौजवान लड़के को दिखाया जाता है जिसका नाम है भरत हनुमंत राव। आज उसके लॉ की पढ़ाई पूरी हो चुकी थी और वो तैयार होकर अपने कॉन्वोकेशन सेरेमनी को अटेंड करने के लिए कॉलेज में पहुंचता है, जहां पर बहुत सारे लॉयर लड़के और लड़कियां मौजूद होते हैं। अब यहाँ पर सेरेमनी में स्टूडेंट को अभिनंदन करने के लिए गेस्ट के तौर पर बहुत बड़े वकील जो आज तक एक भी केस नहीं हारे थे, उन रॉबर्ट डिसूजा को बुलाया जाता है। सभी स्टूडेंट उन्हें देखकर तालियां बजाने लगते हैं। उसके बाद सब स्टूडेंट को सम्मानित करते हुए उनके सर्टिफिकेट बांट दिए जाते हैं और हमारा हीरो भरत रॉबर्ट डिसूजा को अपना आइडियल वकील मानता है। उसे भी वैसा एक बहुत बड़ा वकील बनना है। अब यहाँ पर सभी वकील अपना काम ईमानदारी से और वफादारी से करने की शपथ लेते हैं और फिर ये फंक्शन यहाँ पर समाप्त हो जाता है। वहाँ से निकलकर भरत एक होटल में आता है जहाँ पर वो पार्ट टाइम काम करता है। वहाँ एक महिला 100 का फटा हुआ नोट लेकर आती है और उसे खाना खाना था। तो वो फटा हुआ नोट लेकर भरत अपनी तरफ से गले में 100 का नोट डालता है और फिर उस महिला को खाना भी देता है। इससे हमें पता चलता है कि भरत कितना नेकदिल इंसान है। अब उस होटल का ओनर वहाँ पर आता है तो भरत उन्हें कहता है कि सर अब से मैं यहाँ पर काम पर नहीं आ पाऊंगा, मेरी लॉ की पढ़ाई पूरी हो चुकी है तो मैं उसी की प्रैक्टिस करना चाहता हूँ, किसी वकील के अंडर काम करके एक्सपीरियंस लेना चाहता हूँ। ये बात सुनकर उसका बॉस खुश हो जाता है। वो उसे कहता है कि ठीक है तुम अपनी प्रैक्टिस शुरू करो और एक बहुत बड़े वकील बनो। और यहाँ पर हमें ये भी बात पता चलती है कि भरत एक अनाथ लड़का है। बचपन से वो इस होटल में काम करते हुए पला बड़ा है। खैर अब उसके बाद भरत नया जॉब ढूंढना शुरू करता है, लेकिन बहुत ज्यादा कोशिश करने पर भी उसे कहीं पर भी जॉब नहीं मिल रहा था क्योंकि सभी लोग कह रहे थे कि तुम फ्रेशर हो, पहले एक्सपीरियंस लेकर आओ। बहुत सारे लोगों से भरत को यही जॉब सुनने के बाद उसे गुस्सा आ जाता है। वो कहता है कि पहले काम तो दो तभी एक्सपीरियंस मिलेगा ना। लेकिन क्या करे, जमाना ऐसा ही है। इस प्रॉब्लम से तो हर एक फ्रेशर को गुजरना ही पड़ता है। इसलिए अब वो अपने एक दोस्त से बात करता है। उसका दोस्त उसे कहता है कि मैंने पिछले हफ्ते एक फर्म से जॉब छोड़ी है क्योंकि वहाँ पर पैसे ही नहीं मिल रहे थे, तो वहाँ पर जाकर देख, शायद तुम्हें जॉब मिल जाए। तो भरत अपने डॉक्यूमेंट वगैरह लेकर वहाँ पर पहुंच जाता है। तो प्रभाकर नाम का एक वकील उसके डॉक्यूमेंट वगैरह देखकर उससे जॉब पर रख लेता है, लेकिन उसे कहता है कि अगर यहाँ पर कोई भी केस आता है और वो केस तुम लड़ते हो तो वो केस जीतने पर उसमें से जो भी पैसे मिलेंगे उसमें 60% पैसे मैं खुद रखूंगा और 40% पैसे तुम्हें मिलेंगे, अगर मंजूर है तो बोलो। अब भरत को तो कहीं पर काम चाहिए था और वो अपने काम को पैशनली पूरा करना चाहता था, इसलिए वो इतने कम पैसे में भी यहाँ पर काम करने के लिए मान जाता है। उस ऑफिस में वो अपने डेस्क पर जाकर बैठता है जो कि बहुत ज्यादा पुराना हो चुका था। बहुत सारी फाइलें, किताबें, धूल मिट्टी वहाँ पर पड़ी हुई थी। वो अपनी जगह को अच्छी तरीके से साफ करता है
तो वहीं पर उसकी दोस्ती नयन नाम के एक लड़के से होती है। नयन उसे कहता है कि यहाँ पर बहुत सारे लोग काम करने के लिए आए, लेकिन वो काम छोड़कर तुरंत ही चले भी गए। तुम्हें भी ऑल द बेस्ट। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं, लेकिन अभी तक भरत को एक भी केस नहीं मिलता। उसके पास अब थोड़े बहुत पैसे बचे थे, वो भी खत्म होने के लिए आ चुके थे। तो अगले दिन प्रभाकर अपने ऑफिस में एक मीटिंग रखता है। उस ऑफिस में काम करने वाले सभी वकील वहाँ पर आ जाते हैं और तभी वहाँ पर एंट्री होती है सपना नाम की एक लड़की की, जो कि यहाँ पर कंसल्टेंट वकील के तौर पर काम करती है। अब सपना को देखते ही भरत को पहली नजर में उससे प्यार हो जाता है, लेकिन फिर वो खुद को संभालते हुए मीटिंग पर ध्यान देता है। अब प्रभाकर उन्हें बताता है कि उनके पास एक केस आया है, जिसमें एक कंपनी में काम करने वाली लड़की ने अपने बॉस के ऊपर सेक्सुअल हरासमेंट का केस डाला है। लेकिन उसके बॉस का कहना है कि वो निर्दोष है और वो लड़की उसके ऊपर झूठे इल्जाम लगा रही है। उस लड़की का कहना है कि ये घटना बेंगलुरु से दूर एक होटल में हुई थी और उसके बॉस का कहना है कि पिछले 1 महीने से वो कहीं बाहर गया ही नहीं है। प्रभाकर यहाँ पर यह भी कहता है कि मैं उस कंपनी के मालिक को पर्सनली जानता हूँ, वो आदमी ऐसा घटिया काम कर ही नहीं सकता, वो एक अच्छा आदमी है। तो तुम लोग जरा सोचो और इस केस को लड़ने के लिए थोड़े पॉइंट निकालो। तो सभी वकील सोचने लगते हैं, लेकिन यहाँ पर भरत तुरंत ही आइडिया देते हुए कहता है कि उस कंपनी का बॉस अगर 1 महीने से कहीं बाहर नहीं गया है, इसके सारे एविडेंस हम कलेक्ट कर ले, तो वो जो लड़की बता रही है कि ये घटना जहाँ हुई थी, तो तब वो बॉस ऑफिस में या फिर घर में ही था। अगर ये बात हम साबित कर देंगे तो उस लड़की के आरोप झूठे माने जाएंगे और ये साबित हो जाएगा कि वो लड़की झूठ बोल रही है अपने बॉस को फंसाने के लिए। तो प्रभाकर कहता है कि हाँ, ये अच्छा पॉइंट है। ऐसा कहते हुए वो ये केस दूसरे लॉयर को दे देता है। अब ये बात भरत को पसंद नहीं आती, क्योंकि केस सॉल्व करने के लिए आइडिया उसने दिया था, लेकिन केस किसी दूसरे को मिल गया। उसके बाद और भी कुछ दिन ऐसे ही बीतते हैं और अभी तक भरत को एक भी केस ना मिलने की वजह से वो बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है। फिर वो अपने सर प्रभाकर के पास आकर रिक्वेस्ट करता है कि सर प्लीज मुझे कोई केस लड़ने के लिए दीजिए। अब उनके ऑफिस में 6 महीने से केस पेंडिंग पड़ा था, जो कि कार से टक्कर लगने की वजह से उनके किसी क्लाइंट को पैसे नहीं मिले थे, तो उनके क्लाइंट ने दूसरे आदमी के ऊपर केस डाल दिया था। अब इस केस के बारे में इंफॉर्मेशन लेने के लिए वो सपना से मिलने के लिए जाता है। यहाँ पर सपना उसे इस केस के सारे डिटेल्स बता देती है और ये भी बताती है कि इस केस की सुनवाई जो जज करते हैं वो बहुत ज्यादा खड़ूस है, उन्हें इम्प्रेस करके ये केस जीतना बहुत ज्यादा मुश्किल है। तो भरत यहाँ पर सपना को चैलेंज करते हुए कहता है कि अगर मैंने ये केस जीत लिया तो तुम मेरे साथ कॉफी डेट पर चलोगी। तो सपना कहती है कि देखते हैं। फिर क्या था, भरत इस केस की सारे डिटेल्स निकाल लेता है और उस जज की भी। वो उस जज के सारे इमोशनल एंगर और उसकी कमजोरी का पता कर लेता है और अब अपने क्लाइंट के बारे में केस लड़ते हुए कहता है कि सर, इस कार की टक्कर में मेरे क्लाइंट का बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है, इसलिए मेरे क्लाइंट कार के नुकसान भरपाई के लिए मुझसे 50,000 रुपए मांग रहे हैं और गलती सामने वाले के होने के बावजूद भी वो लोग पैसे नहीं दे रहे। तो अपोनेंट वाला वकील कहता है कि अभी तक किसकी गलती है ये साबित नहीं हुआ है और मेरे क्लाइंट का कहना है कि गलती उनकी है, गाड़ी की टक्कर उनकी वजह से हुई थी, तो मेरे क्लाइंट पैसे क्यों दे। तो तब यहाँ पर भरत अपना असली हथियार बाहर निकालता है। कहता है कि जज साहब, मेरे क्लाइंट की 3 बेटियां हैं। बड़ी बेटी की उन्हें शादी करनी है, दूसरी बेटी अपाहिज है और तीसरी बेटी हमेशा बीमार रहती है। इसलिए जज साहब, आप इस आदमी की हालत देखकर फैसला सुनाइए। उनका पूरे विश्वास के साथ यही कहना है कि अपोजिट पार्टी की वजह से उनकी गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ है और टक्कर लगने की वजह से उनकी गाड़ी का ही बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है। अब दरअसल दोस्तों, उस जज की भी 3 बेटियां थी और उनकी भी हालत ठीक वैसे ही थी। इसलिए अब जज साहब इमोशनल होकर भरत के केस को जिताते हुए कहते हैं कि अपोजिशन पार्टी को 50,000 की जगह पर 2 लाख का जुर्माना देना होगा। इस तरह से भरत ये केस जीत जाता है। उसके बाद अगले दिन भरत अपने ऑफिस में बैठा होता है, तो उसके पास सपना आती है और उसे कहती है कि तो क्या कॉफी पीने चले। तो दोस्तों, भरत को और क्या चाहिए था। इसी के साथ ये दोनों बहुत ही अच्छी तरीके से टाइम स्पेंड करते हैं। सपना भरत के लिए एक नया कोट भी खरीद कर देती है। देखते ही देखते वो दोनों एक दूसरे के बहुत ही अच्छे दोस्त बन जाते हैं। एक दूसरे के साथ कॉफी पीना, शॉपिंग पर जाना, इस तरह से उनकी मुलाकातें बहुत ज्यादा बढ़ जाती है और उन दोनों में प्यार हो जाता है। और यहाँ उनके ऑफिस में भरत को बहुत सारे केसेस भी लड़ने के लिए मिलते हैं, जिससे कि अब वो बहुत ही अच्छे खासे पैसे भी कमा लेता है। अब उसके अगले दिन हम भरत को देखते हैं, जो कि डेली कोर्ट में जाकर केसेस की सुनवाई देखता रहता है, ताकि ऐसे केसेस को देखकर उसे कुछ सीखने को मिले। तो आज जब वो कोर्ट में पहुंचता है, तो जज साहब कहते हैं कि डीएनए की रिपोर्ट नहीं आई है, इसलिए इस केस को अगले हफ्ते की तारीख दी जाती है। तो ये जानकर वो जैकी नाम का लड़का निवेदिता को देखकर कहता है कि तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। ऐसा कहकर वो वहां से चला जाता है। तो यहाँ पर निवेदिता बहुत ज्यादा दुखी होती है और उसके पीछे ही भरत बैठा हुआ था। निवेदिता वहां से उठकर अपनी गाड़ी में जाकर बैठ जाती है। उसके बाद वो अचानक अपनी गाड़ी से बाहर आकर उस अपराधी लड़के जैकी को शूट करके मार देती है। और दोस्तों, ये वही सीन है जिससे हमने मूवी के स्टार्टिंग में देखा था। और जब ये हादसा हुआ था तो बाकी लोगों के साथ भरत भी वहां पर मौजूद था। उसने भी ये सब कुछ अपने आंखों के सामने होता हुआ देखा और ऐसी हत्या देखकर भरत भी दंग रह गया था। उसके बाद इस हत्या की खबर चारों तरफ फैल जाती है। सारे सोशल मीडिया, टीवी न्यूज पर बस यही घटना दिखाई जाती है कि एक माँ ने अपनी बेटी को न्याय दिलाने के लिए अपराधी को गोली मारकर सजा दे दी। उसके अगले दिन हम देखते हैं निवेदिता को कोर्ट में पेश किया जाता है।
अब जिस जैकी नाम के लड़के की हत्या हुई थी उसका लॉयर सामने आकर कहता है कि जज साहब, निवेदिता ने सभी लोगों के सामने एक पुलिस ऑफिसर की गन लेकर शूट करके जैकी को मार डाला है। ये घटना सीसीटीवी फुटेज में भी रिकॉर्ड हो चुकी है और अभी तक जैकी के ऊपर जो गुनाह था वो साबित भी नहीं हुआ था, लेकिन उससे पहले ही निवेदिता ने उसे मार दिया, इसलिए उसे कड़ी से कड़ी सजा होनी चाहिए। तो यहाँ पर जज साहब निवेदिता से पूछते हैं कि क्या तुम्हें अपना गुनाह मंजूर है, क्या तुमने ये हत्या की है, ये बात तुम मानती हो? जिस पर निवेदिता कहने लगती है कि नहीं, मैंने कोई भी हत्या नहीं की है, मुझे कुछ याद नहीं। अगर मैंने किसी को मारा भी है तो मुझे कुछ याद नहीं आ रहा, प्लीज मैंने कुछ नहीं किया है, मुझे छोड़ दो। अब ये बयान सुनने के बाद सभी लोग शॉक हो जाते हैं। फिर जज साहब उससे पूछते हैं कि क्या तुम्हारा केस लड़ने के लिए यहाँ पर कोई वकील आया है? निवेदिता कहती है कि नहीं, मेरा कोई भी वकील नहीं है। इसलिए अब जज साहब इस केस की आगे की तारीख देते हुए कहते हैं कि निवेदिता को वकील मिलने के बाद ये केस शुरू किया जाएगा। और वहां पर खड़ा होकर ये सब कुछ भरत अपने आंखों से देख रहा था और उससे भी निवेदिता के लिए बहुत ही बुरा लग रहा था कि अभी तक उसके और उसकी बेटी के साथ जो हुआ है, इतना सब कुछ होने के बाद भी अभी तक उन्हें न्याय नहीं मिला था। अब दरअसल दोस्तों, जिस लड़के की हत्या हुई थी उसका भाई एमएलए होता है जिसका नाम है जग्गी। जग्गी के बाहर आते ही मीडिया वाले उसके सामने आकर सवाल पूछने लगते हैं, लेकिन अगर उसके भाई ने जो अपराध किया था वो सामने आ गया तो जग्गी को इलेक्शन जीतने में बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो सकती थी। इसलिए वो मीडिया के सामने कहता है कि मेरे भाई के ऊपर जो भी इल्जाम लगा था वो अभी तक साबित भी नहीं हुआ है, लेकिन इससे पहले उसकी हत्या हो गई, इसलिए आप लोग कोई भी गलत न्यूज मत फैलाइए। ऐसा कहकर वो गाड़ी में बैठकर वहां से निकल जाता है। अब उसके अगले दिन हम निवेदिता को देखते हैं और कोर्ट में उसकी तबीयत बिगड़ने की वजह से उसे हॉस्पिटलाइज कर दिया गया था। यहाँ पर भरत उसे मिलने के लिए आता है और वो उसे कहता है कि आपने उस लड़के जैकी को शूट किया था, तब मैं वहीं पर मौजूद था, आपने ऐसा क्यों किया? और कोर्ट में जज साहब आपके साथ हुए अन्याय के बारे में पूछ रहे थे, तो तब आपने अपने बारे में डिटेल में क्यों नहीं बताया? आप चुप क्यों थी? अब निवेदिता भरत के कपड़े देखकर उसे कहती है कि क्या तुम वकील हो और मेरा केस लड़ने में मेरी मदद करोगे? भरत कहता है कि अगर आप अपने बेटे के साथ जो कुछ भी हुआ था वो सारे डिटेल्स मुझे बताएंगे तो शायद मैं आपकी कुछ मदद कर सकता हूँ। तो अब यहाँ पर निवेदिता उसे अपनी दुख भरी कहानी सुनाने लगती है। दरअसल निवेदिता अपनी छोटी बच्चे के साथ अपनी जिंदगी बहुत ही हंसी खुशी बिता रही थी। उसकी बेटी का नाम होता है शामली। निवेदिता अपने बच्चे का ख्याल बहुत ही अच्छे तरीके से रखती है। उसका पति एक आर्मी ऑफिसर था, लेकिन वो शहीद हो चुका था। यहाँ पर निवेदिता अकेले ही शामली को पाल पोस कर बड़ा कर रही थी और वो दोनों ही एक साथ बहुत ही हंसी खुशी रहते थे। निवेदिता हर रोज अपने ऑफिस जाती और शामली को उसके स्कूल ले जाने के लिए हर रोज एक रिक्शा वाला आता था और वही रिक्शा वाला उसे घर पर भी छोड़ता था। शामली एक बहुत ही स्मार्ट और होशियार लड़की थी। पढ़ाई के साथ साथ वो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी में भी पार्टिसिपेट करती थी और ये सब कुछ देखकर निवेदिता को अपनी बेटी पर बहुत ज्यादा गर्व था। वो अपनी बच्ची की परवरिश बहुत अच्छे तरीके से कर रही थी। और दोस्तों एक बात, उसकी बच्ची शामली को बलून के साथ खेलना बहुत ज्यादा पसंद था। अब हर रोज की तरह निवेदिता अपनी बच्ची का और अपना खाना बनाकर तैयार वगैरह होकर वो अपने काम पर और उसकी बच्ची स्कूल पर जाने के लिए निकलते हैं। अब उसके बाद शाम हो जाती है और स्कूल छूट जाता है। सभी बच्चे अपने अपने घर जाने लगते हैं, लेकिन शामली को लेने के लिए अभी तक कोई नहीं आया था, इसलिए वो वहीं पर बैठी थी। अब बहुत ज्यादा इंतजार करके वो बोर हो जाती है, इसलिए थोड़ा चलते हुए रास्ते पर आगे बढ़ने लगती है। और तभी हम वहाँ पर जैकी नाम के उस लड़के को देखते हैं जो कि अपनी कार में बैठकर ड्रग्स ले रहा था। अब नशे में होने की वजह से वो जब उस बच्ची को देखता है तो उसका दिमाग घूम जाता है। वो शामली के पास जाता है और उससे बात करने की कोशिश करता है। शामली उसे कहती है कि मैं अनजान लोगों से बात नहीं करती, मेरी माँ ने ऐसे लोगों से बात करने से मना किया है। ऐसा कहकर वो जाने लगती है, लेकिन तभी वहाँ पर एक बलून बेचने वाला आदमी जा रहा होता है। अब बलून को देखकर शामली तो बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और तभी जाके ये बात नोटिस करता है। वो तुरंत ही बलून खरीद कर शामली को दे देता है और उसके साथ प्यार से बातें करके उसे अपने कार में बिठा कर वहां से ले जाता है। अब दोस्तों उस बच्ची को क्या पता था कि ये घटिया इंसान उसके साथ आगे क्या करने वाला है। यहाँ दूसरी तरफ निवेदिता अपने ऑफिस से घर पर आती है, लेकिन घर का दरवाजा अभी तक खुला नहीं था, यानी कि उसकी बेटी अभी तक घर पर न लौटी थी। ये देखकर वो परेशान हो जाती है और तुरंत रिक्शा वाले को कॉल करती है। रिक्शा वाला कहता है कि मैडम, आज मैंने व्हाट्सएप पर मैसेज किया था कि आज मैं किसी काम की वजह से बाहर जा रहा हूँ और बच्चों को लेने के लिए नहीं जा सकता। और दरअसल काम की वजह से निवेदिता ने ये मैसेज अपने व्हाट्सएप पर नहीं देखा था। अब वो तुरंत ही अपनी गाड़ी में बैठकर स्कूल पहुंचती है। वहां पर सभी लोगों से उसकी बेटी के बारे में पूछताछ करने पर किसी को कुछ भी पता नहीं था कि शामली कहाँ गई। अब ये देखकर निवेदिता परेशान हो जाती है, अपनी बच्ची को इधर उधर ढूंढने लगती है, लेकिन उसका कुछ भी पता नहीं था। इसलिए वो पुलिस स्टेशन जाकर अपनी बच्ची की मिसिंग कंप्लेंट लिखवाती है और पुलिस भी तुरंत ही शामली की फोटो लेकर हर एक जगह पर उसे ढूंढने लगती है। स्कूल के आसपास के एरिया में, रास्ते पर, ऐसे जगह पर जहाँ पर बच्चे जा सकते हैं, उन सभी जगहों पर ढूंढने लगती है। यहाँ निवेदिता घर पर पागलों जैसी हरकतें करने लगती है, क्योंकि वो अपनी बेटी को खोकर बहुत ज्यादा दुखी थी। वो ये सोचकर परेशान हो रही थी कि उसकी बेटी सही सलामत होगी व नहीं, कि कहीं उसकी बेटी के साथ कुछ गलत न हुआ।
इसी तरह से अब 2-4 दिन बीत जाते हैं, लेकिन अभी तक उसकी बच्ची की कोई भी खबर नहीं थी। एक दिन पुलिस वाले उसे मॉर्चरी रूम में बॉडी को आइडेंटिफाई करने के लिए बुलाते हैं, क्योंकि उन्हें एक छोटी बच्ची की लाश मिली थी। निवेदिता उसे देखकर कहती है कि नहीं, ये मेरी बेटी नहीं है। अब उसके अगले दिन इंस्पेक्टर ट्रैफिक सिग्नल पर लोगों को शामली की फोटो दिखाकर इस बच्ची के बारे में पूछ रहा होता है, और तभी वहाँ पर इंस्पेक्टर एक बलून बेचने वाले को देखता है। वो उसे भी शामली की फोटो दिखाकर इसके बारे में पूछता है, तो बलून बेचने वाला आदमी कहता है कि हाँ, मैंने इसे देखा है, इसे एक लड़का अपने साथ ले गया था। तो अब यहाँ पर पूरी तरीके से छानबीन करके पुलिस तुरंत ही जैकी के बारे में पता कर लेती है। उसे ढूंढते ढूंढते ये लोग एक बहुत ही पुरानी कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग पर पहुंचते हैं। वहाँ पर निवेदिता को भी बुलाया जाता है, लेकिन दोस्तों उस घटिया लड़के जैकी ने शामिले के साथ दुष्कर्म करने की वजह से उसकी बहुत ही बुरी हालत हो चुकी थी और वो बच्चे अपने होश में नहीं थी। अपनी बेटी की ऐसी हालत देखकर निवेदिता तो पूरी तरीके से टूट जाती है, फूट फूट कर रोने लगती है। अब उसके बाद शामली को तुरंत ही हॉस्पिटल में ले जाया जाता है और ट्रीटमेंट के बाद डॉक्टर बताते हैं कि वो कोमा में जा चुकी है और उसे होश कब आएगा ये पता नहीं। अब ये सब कुछ देखकर निवेदिता बहुत ही डर गई थी। उसे क्या करूं और क्या नहीं ये समझ नहीं आ रहा था, लेकिन फिर भी निवेदिता हिम्मत करके ठान लेती है कि वो उस गुनहगार को सजा दिलाकर ही रहेगी। इसलिए वो उस डाके के खिलाफ केस फाइल कर देती है। और दोस्तों पिछले 2 सालों से ये केस कोर्ट में ही चल रहा था। तारीख पर तारीख मिलने की वजह से इस केस का फैसला ही नहीं हो रहा था। जैकी का भाई एमएलए होने की वजह से उसकी बहुत दूर तक पहुंच थी और वो अपने लोगों का इस्तेमाल करते हुए असली सबूत को कोर्ट तक पहुंचने नहीं देता था। इस वजह से इस केस का फैसला लगने में डिले हो रहा था। और जब उस दिन जज साहब फिर से इस केस की अगली तारीख देते हैं, तो पता नहीं उस दिन निवेदिता को क्या हो जाता है। वो अपनी कार से उतरकर उस लड़की को गोली मार देती है। अब यहाँ पर हम प्रेजेंट में आते हैं, जहाँ पर निवेदिता भरत को बताती है कि वकील साहब एक बात है, जब ये हादसा हुआ था तो इस हादसे के बारे में मुझे कुछ भी याद नहीं। मैंने किसको गोली मारी, कब मारी, ये मुझे कुछ भी याद नहीं है। और उस वक्त मुझे क्या हुआ था ये मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। अगले दिन मुझे कोर्ट में पेश किया गया, तब मुझे पता चला कि मेरे हाथों किसी की हत्या हुई है। अब यहाँ पर निवेदिता भरत से कहती है कि मेरी बच्ची हॉस्पिटल में कोमा में है, अगर मैं जेल चले जाऊंगी तो मेरी बेटी अनाथ हो जाएगी, फिर उसका ख्याल कौन रखेगा, इसलिए प्लीज आप मेरी तरफ से केस लड़के मुझे बचा लीजिए। तो भरत उसे कहता है कि ठीक है, मैं आपका केस लड़ने के लिए तैयार हूँ। ऐसा कहकर वो वहाँ से चला जाता है। अब यहाँ दूसरी तरफ हम एमएलए जग्गी भाई को देखते हैं, जो कि शहर के सबसे बड़े वकील रॉबर्ट डिसूजा से मिलने के लिए आता है और वो उसे अपना केस लड़ने के लिए कहता है। जिस पर रॉबर्ट उसे कहता है कि ये केस तो बहुत ही सिंपल है, इसमें तो कुछ भी नहीं है, इसे तो मेरा असिस्टेंट ही सॉल्व कर देगा। लेकिन अगर तुम चाहते हो कि मैं इस केस को हैंडल करूं, तो इसके लिए तुम्हें मुझे 3 करोड़ रुपए देने होंगे। अब एमएलए नहीं चाहता था कि उसके भाई ने जो गुनाह किया है उसकी वजह से उसका पॉलिटिकल करियर खतरे में आ जाए, और जैकी की तो मौत हो चुकी थी, इसलिए उसे यह केस किसी भी हालत में जीतना था। इसलिए वो रॉबर्ट को 3 करोड़ रुपए देने के लिए मान जाता है। यहाँ दूसरी तरफ हम देखते हैं भरत की मुश्किल अब बढ़ जाती है। यहाँ उसके ऑफिस में प्रभाकर उसे केस लेने के लिए मना कर देता है। कहता है कि तुम्हें पता भी है तुम्हारी आर्गुमेंट शहर के सबसे बड़े लॉयर के साथ होने वाली है, वो तो पहले ही झटके में तुम्हें हरा देगा, और ऐसा हुआ तो मेरे फर्म का नाम बदनाम हो जाएगा। मैं ऐसा होने नहीं दे सकता, इसलिए तुम कोई दूसरा केस सॉल्व करो। लेकिन भरत को तो किसी भी हालत में वही केस लड़ना था, इसलिए वो प्रभाकर के ऑफिस में काम करना ही छोड़ देता है और वहीं पर काम करने वाला नयन उसका असिस्टेंट बन जाता है, और सपना भी उसे ये केस सॉल्व करने में मदद करती है। अब उसके अगले दिन कोर्ट में ये केस शुरू हो जाता है। सबसे पहले यहाँ पर रॉबर्ट जज साहब से कहता है कि सर, ये एक ओपन एंड शट केस है, इसीलिए अदालत का बहुत ही कीमती वक्त गंवाने की कोई जरूरत नहीं है। निवेदिता ने सभी लोगों के सामने जैकी को गोलियां मारकर उसकी हत्या की है। इस घटना के बहुत सारे गवाह है और ये घटना सीसीटीवी फुटेज में भी रिकॉर्ड हो चुकी है। ये सब कुछ देखने के बाद हमें सबूतों की क्या ही जरूरत है। फिर उसके बाद वो निवेदिता को कटघरे में बुलाकर उससे पूछता है कि तुम्हारी बच्ची को आज नहीं तो कल इंसाफ मिल ही जाता, तो फिर तुमने ऐसा क्यों किया। ये बात सुनकर निवेदिता गुस्से में आ जाती है। वो उसे कहती है कि इंसाफ कब मिलेगा, 2 सालों से मैं यहाँ पर कोर्ट के चक्कर काट रही हूँ। तो तभी यहाँ पर रॉबर्ट उसे कहता है कि अच्छा, मतलब आपको लगा कि इंसाफ मिलने में देरी होगी, इसलिए आपने उस लड़के को मार दिया, और वो भी डीएनए रिपोर्ट की सच्चाई देखे बिना ही। तो फिर यहाँ पर निवेदिता थोड़ा शांत हो जाती है, क्योंकि ये वकील उसे बातों में उलझाकर फंसाने की कोशिश कर रहा था। फिर रॉबर्ट जज से कहता है कि सर, ये एक प्री प्लान मर्डर है, वरना ऐसा हादसा होना तो पॉसिबल ही नहीं है। तो यहाँ पर ऑब्जेक्शन लेते हुए भरत जज से कहता है कि सर, अगर ये प्री प्लान मर्डर होता तो निवेदिता अपने साथ कोई चाकू या फिर दूसरा हथियार लेकर आती, लेकिन ये घटना तो अचानक हुई है, इसीलिए मेरे क्लाइंट निवेदिता के ऊपर प्री प्लान मर्डर का केस नहीं लगाया जा सकता। मेरा बस इतना कहना है कि इस घटना को मर्डर की तरह ना देखते हुए निवेदिता ने ये कदम क्यों उठाया, इसके बारे में ये केस आगे बढ़ना चाहिए। तो दोनों पक्षों की बातें सुनने के बाद जज अगली तारीख दे देते हैं। अब दोस्तों हम उसके अगले दिन देखते हैं, भरत अपने घर के पास पानी भर रहा होता है, तो तभी वहाँ पर मीडिया वाले मुंह उठाकर पहुंच जाते हैं और भरत से सवाल पूछने लगते हैं कि आपने ये केस क्यों लिया, क्या आप इस केस के जरिए पब्लिसिटी हासिल करना चाहते हैं, या फिर आपका ये केस लेने के पीछे कोई और मोटिव है। भरत कहता है कि फिलहाल मैं इसके ऊपर कोई भी कमेंट नहीं करना चाहता, और आप भी ये बेवकूफी भरे न्यूज फैलाना बंद कीजिए। मैं बस इतना कहना चाहता हूँ कि मैं उस माँ बेटी को इंसाफ दिलाना चाहता हूँ। ऐसा कहकर वो वहाँ से चला जाता है और अब मीडिया के जरिए ये खबर चारों तरफ फैल जाती है।
उसके अगले दिन भरत एक साइकियाट्रिस्ट डॉक्टर से मिलने के लिए जाता है और निवेदिता के साथ जो कुछ भी हादसा हुआ था उसके बारे में सब कुछ बताता है कि निवेदिता ने जब शूट करके उस लड़के को मारा था तब वो अपने होश में नहीं थी। तो क्या डॉक्टर ऐसा पॉसिबल है? मतलब कि हम सब लोगों ने उससे गन चलाते हुए देखा है, तो फिर ये कैसे हो सकता है? डॉक्टर बताती है कि हाँ, ये पॉसिबल है। ये एक तरह की बीमारी है जो हमारे ब्रेन पर बहुत ज्यादा प्रेशर पड़ने की वजह से होती है। इस स्टेट में इंसान 10 मिनट के लिए, एक दिन के लिए या फिर 6 महीने के लिए ऐसे स्टेट में रहता है जिससे उसे अपने बारे में कुछ भी याद नहीं रहता और उसे ये भी पता नहीं चलता कि वो कौन है, क्या कर रहा है। इसलिए जब निवेदिता ने गन उठाकर उस लड़के को शूट किया होगा तो तब उसकी भी दिमागी हालत ऐसी ही होगी, इसलिए उसे इस घटना के बारे में कुछ भी याद नहीं। तो भरत डॉक्टर से कहता है कि क्या आप ये बात कोर्ट में आकर बता सकती है? तो डॉक्टर हाँ कह देती है। अब ये केस शुरू होने पर भरत जज से कहता है कि सर, जब कोर्ट के बाहर यह हत्या की घटना हुई तब निवेदिता आउट ऑफ माइंड थी। उसने हत्या की है ये बात उसे पता ही नहीं है और ये बात प्रूफ करने के लिए मैं यहाँ पर जाने माने साइकियाट्रिस्ट डॉक्टर को बुलाना चाहता हूँ। तो यहाँ पर साइकियाट्रिस्ट डॉक्टर सहाना को बुलाया जाता है। डॉक्टर बताती है कि मैं इस फील्ड में 15 साल से काम कर रही हूँ। तो भरत उसे कहता है कि आपने जो कुछ भी कहा था वो सच सच जज साहब को बता दीजिए। लेकिन दोस्तों यहाँ पर शॉकिंगली डॉक्टर अपनी बातों से मुकर जाती है। वो कहती है कि ऐसा बहुत ही रेयर केस में होता है, हर किसी की मेंटल स्टेट ऐसी नहीं बदलती और जब निवेदिता ने शूट किया था तब उसके दिमाग की हालत कैसी थी इसके बारे में कुछ बताया नहीं जा सकता। तो अब डॉक्टर की ऐसी बातें सुनकर भरत भी शॉक रह जाता है। दरअसल दोस्तों एडवोकेट रॉबर्ट के आदमियों ने डॉक्टर को धमकाया था, इसलिए वो सच नहीं बता रही थी। लेकिन दोस्तों हमारा भरत भी कुछ कम नहीं था। उसने जब डॉक्टर के साथ बात की थी तो सारी बातें रिकॉर्ड कर ली थी जो एक डिवाइस के जरिए जज साहब को सुनाता है। और ये बातें सुनने के बाद जज साहब उस डॉक्टर का लाइसेंस ही सस्पेंड कर देते हैं कोर्ट में झूठी गवाही देने के लिए। तो ये सब कुछ देखकर रॉबर्ट पगला जाता है। उल्टा जज से ही कहता है कि आप इस सबूत को सच नहीं मान सकते, इस एविडेंस को किसी वॉइस ओवर आर्टिस्ट से बनाया जा सकता है। लेकिन जज उसे कहता है कि आप मुझे मत समझाइए कि जजमेंट कैसे किया जाता है, किस सबूत को मानना है और किस सबूत को नहीं, ये मैं तय करूंगा। आप बस शांति से बैठकर अपना केस लड़िए। मतलब कि पहली बार रॉबर्ट थोड़ा सा हाइपर हुआ था और उसे भी समझ में आ गया था कि इस लड़के भरत को हल्के में लेना ठीक नहीं है। उसके बाद उन लोगों को हियरिंग की अगली तारीख दी जाती है। इसी बीच में वकील रॉबर्ट को एक बहुत ही जरूरी इन्फॉर्मेशन हाथ लगती है जो कि निवेदिता के बारे में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। अब कोर्ट में केस शुरू हो जाता है और सबसे पहले वो जज साहब से कहता है कि सर, आज मैं ये प्रूफ करूंगा कि निवेदिता ने वो मर्डर अपने होशो हवास में किया था या नहीं। और इसके लिए वो जिस लड़के जॉकी की हत्या हुई थी उसका पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टर को बुलाता है। उससे पूछता है कि गोलियां कहाँ और कितनी लगी थी। डॉक्टर बताता है कि 3 गोलियां लगी थी, 2 सीने में और 1 सिर के बीचों बीच। जिस पर रॉबर्ट बताता है कि यह शरीर के ऐसे हिस्से हैं जहां पर गोली लगने से इंसान की तुरंत ही मौत हो जाती है। और ये बात निवेदिता को पक्की मालूम थी। और हमारे लॉयर भरत का कहना यह है कि निवेदिता ने जब गन से शूट किया था तब वो अपने होशावास में नहीं थी। कुछ समय के लिए मेंटली अनस्टेबल हो जाना, वो उस समय उसे बीमार हुई थी, उस समय उसे वो दोहराया था। तो फिर जज साहब, अगर किसी इंसान का दिमाग अनस्टेबल है तो वो व्यक्ति इतनी सटीक तरीके से निशाना कैसे लगा सकता है? इसका मतलब यह है कि निवेदिता ने पूरे होश हवास में गोलियां चलाई थी। और एक और बात यह है कि उसका निशाना सटीक इसीलिए लगा क्योंकि वो नेशनल लेवल की शूटर रह चुकी है और इसी हुनर का इस्तेमाल करते हुए निवेदिता ने उस जैकी नाम के लड़के को मार दिया। अब निवेदिता शूटिंग जानती है, इसके बारे में भरत को कोई भी आइडिया नहीं था। उसने निवेदिता की हिस्ट्री के बारे में कुछ भी इंफॉर्मेशन नहीं निकाली थी। तो अब वो यहाँ पर अपनी गलती मानते हुए जज साहब से रिक्वेस्ट करता है कि मुझे थोड़े और वक्त की जरूरत है लॉयर रॉबर्ट का जॉब देने के लिए। तो उसके बाद केस अगली तारीख को पोस्टपोन किया जाता है। उसके बाद यहाँ पर हम देखते हैं सपना, नयन और भरत, ये तीनों मिलकर इस केस को सॉल्व करने के बारे में सोच रहे होते हैं। और यहाँ भरत तो उठते बैठते खाते पीते इसी केस के बारे में सोच रहा था। अगले दिन वो निवेदिता की छोटी बेटी से मिलने के लिए हॉस्पिटल जाता है और वहां पर बैठकर वो कुछ सोच रहा था कि तभी अचानक वो बच्ची स्कूल में जो नंबर्स के टेबल याद करने के लिए दे जाते हैं उसे कोमा में ही दोहरा रही होती है। और ये देखकर भरत को एक बात क्लिक होती है, यानी कि अब उसे वकील रॉबर्ट के सवाल का जवाब मिल गया था। केस शुरू होता है और भरत कोर्ट में सबके सामने कहता है कि दरअसल जज साहब, हम सब लोगों के दिमाग में एक सबकॉन्शियस मेमोरी होती है जिसके अंदर बहुत सारी घटनाएं, इंफॉर्मेशन ऑटो मोड पर सेव होती है। यानी कि अगर हम आंखें बंद करके भी खाना खाते हैं तो निवाला मुंह में ही जाएगा, ना कि किसी दूसरी जगह पर। और आधी रात को में नींद में किसी को उठाकर उसके बाप का नाम पूछा जाए तो वो नींद में होने के बावजूद भी अपने ही बाप का नाम बताएगा क्योंकि वो नाम उसके सबकॉन्शियस मेमोरी में फिट हो गया है। ठीक उसी तरीके से निवेदिता ने बचपन से ही शूटिंग की प्रैक्टिस की थी। उसने स्टेट लेवल से लेकर नेशनल लेवल तक खेला था और ये कंपटीशन जीतने के लिए उसने बहुत ज्यादा मेहनत की थी, प्रैक्टिस की थी। इसलिए सही निशाना कैसे लगाया जाता है ये बात उसके सबकॉन्शियस मेमोरी में फिट हो गई है। इसलिए जब उसका दिमाग स्टेबल हो या फिर अनस्टेबल, उसका निशाना सही ही लगेगा। और इस रिपोर्ट से निवेदिता ने जानबूझकर शूट करके जैकी को मार डाला है ये बात झूठ हो जाती है। और दोस्तों, इस रिसर्च का लॉयर रॉबर्ट के पास कोई भी जवाब नहीं था।
इसलिए अब इस बार रॉबर्ट अपने लिए कुछ समय मांगता है। तो फिर जज साहब उन्हें अगली डेट दे देते हैं। यहाँ रात को हम रॉबर्ट को देखते हैं, वो अपनी टीम के साथ इसी केस पर रिसर्च कर रहा होता है। तभी अचानक उसके दिमाग में एक आइडिया आता है कि अगर भरत जो चाल चलने वाला है उसके बारे में हमें पहले से पता चल जाए तो उसे हराना बहुत ही आसान हो जाएगा। इसीलिए वो एमएलए की मदद से उसके आदमियों को भरत के घर पर भेज देता है और वहां पर उसने जितना भी रिसर्च किया था वो सारे पेपर्स, किताबें, वो सब कुछ उठाकर यहाँ पर लाने के लिए कहता है ताकि उसकी अगली चाल क्या होने वाली है ये पता किया जा सके। अब भरत अपने घर पर आता है तो उसके सामने बहुत सारे लोग उसके घर का सामान और उसकी रिसर्च उठाकर ले जाने की कोशिश कर रहे थे। यहाँ पर भरत उन लोगों के साथ फाइटिंग करता है, उन्हें अपना सामान ले जाने से रोकने लगता है, लेकिन वो लोग बहुत ज्यादा होने की वजह से उसे मारपीट कर एक गाड़ी में सारा सामान डालकर ले जाने लगते हैं। भरत तुरंत ही उनका पीछा करता है, लेकिन तभी भरत को एक आइडिया आता है और इसलिए वो जानबूझकर एक डायरी उनकी तरफ फेंक देता है। अब यहाँ पर ये सभी लोग सारा सामान लेकर वकील रॉबर्ट के पास पहुंचते हैं और सभी लोग उन पेपर्स को पढ़ने लगते हैं। कोई जरूरी इंफॉर्मेशन मिलती है नहीं ये देखते हैं। तभी अचानक उन लोगों को एक डायरी में नार्को टेस्ट के बारे में पता चलता है। तो अगले ही दिन कोर्ट में सुनवाई में वकील रॉबर्ट जज से कहता है कि सर, हम ये बात कैसे प्रूव करेंगे कि निवेदिता ने जब गन शूट की थी तो उसकी मेंटल कंडीशन ठीक थी या नहीं। तो इसका एक ही सोल्यूशन है और वो है नार्को टेस्ट। तो यहाँ पर भरत भी कहता है कि ठीक है, अगर इतने सीनियर वकील यही चाहते हैं तो हम ये टेस्ट करते हैं। और दोस्तों, ये भरत की ही चाल होती है। दरअसल उसने वो डायरी जानबूझकर उनकी तरफ फेंकी थी, क्योंकि अगर भरत ये नार्को टेस्ट करने की बात करता तो रॉबर्ट इस टेस्ट को कभी होने नहीं देता। इसलिए भरत ने रॉबर्ट को उल्लू बनाकर उसके ही हाथों इस टेस्ट को मंजूरी दिलवा दी। उसके बाद नार्को टेस्ट किया जाता है और उसका परिणाम यह आता है कि निवेदिता सच बोल रही है। जब फायरिंग हुई थी तब उसकी दिमाग हालत ठीक नहीं थी, वो आउट ऑफ कंट्रोल हो चुकी थी और वो क्या कर रही थी उसे भी पता नहीं था। अब रात को यहाँ इस तरफ हम सपना को देखते हैं। उसके घर पर एक आदमी उसे मिलने के लिए आता है और इसी डॉक्टर ने डीएनए सैंपल की टेस्ट की थी जो कि पॉजिटिव आई थी। अब तक उसने टेस्ट पेपर इसलिए कोर्ट में हाजिर नहीं किए थे क्योंकि इसे दिखाकर वो एमएलए को ब्लैकमेल करके उसे बहुत सारे पैसे ऐंठना चाहता था। लेकिन फिर उस बच्ची की हालत देखकर उसे अपनी गलती का एहसास हुआ और इसलिए वो उस बच्ची की मदद करने के लिए ये रिपोर्ट देने के लिए सपना के पास आया था। वो कहता है कि इस रिपोर्ट से साबित हो जाता है कि उस घटिया लड़के जैकी ने ही उस बच्चे के साथ गलत काम किया था, लेकिन अब तो वो मर चुका है। उसके बाद हम देखते हैं शहर में और कोर्ट में भी ये बात फैल जाती है कि उस बच्चे के साथ आरएपी करने वाला वही लड़का था। तो अब सभी पब्लिक प्रोटेस्ट करने लगती है कि निवेदिता ने जो कुछ भी किया वो सही किया, उसने अपने बेटे के अपराधी को मारकर सही किया है, इसलिए निवेदिता को जेल नहीं होनी चाहिए, उसे न्याय मिलना चाहिए। और अब आता है इस केस की आखिरी सुनवाई का दिन। सबसे पहले एडवोकेट रॉबर्ट जज साहब से कहता है कि सर, हम मान लेते हैं कि उस छोटे बच्चे के साथ गलत हुआ जो कि उस घटिया लड़के रॉकी ने किया था, लेकिन इसके लिए निवेदिता को कानून को हाथ में लेने की कोई जरूरत नहीं थी। आज नहीं तो कल ये बात साबित हो जाती और उस लड़के को सजा हो जाती। और अभी तक ये भी पूरी तरीके से साबित नहीं हुआ है कि निवेदिता ने जब ये हत्या की थी तब उसकी मेंटल कंडीशन ठीक नहीं थी। इसलिए जज साहब, आप सोच समझकर फैसला कीजिए, कहीं आगे जाकर ऐसा ना हो कि अपराधी मर्डर करते रहे और फिर उनकी मेंटल कंडीशन ठीक नहीं है ऐसा कहकर वो जेल से छूट जाए। आगे जाकर ये बहुत बड़ी समस्या बन सकती है। जैकी ने उस बच्चे के साथ जो किया तो उसे उसकी सजा मौत मिल चुकी है, लेकिन निवेदिता ने जैकी को मारकर भी अपराध किया है, इसलिए उसे उम्र कैद की सजा मिलनी चाहिए। यही मेरा कहना है, दैट्स ऑल। उसके बाद जज साहब भरत को अपनी बात कहने के लिए कहते हैं। सबसे पहले यहाँ पर भरत वीडियो कॉल करता है जहाँ पर हम देखते हैं कि निवेदिता की बेटी कोमा से बाहर आ चुकी थी। वो ये सभी लोगों को दिखाता है और निवेदिता भी अपने बच्चे को देखकर खुश हो जाती है कि वो सही सलामत है। उसके बाद भरत कहता है कि निवेदिता 2 साल से कोर्ट के चक्कर काट रही है, अगर उसे सही समय पर न्याय मिला होता तो आज उसे सजा होती ही नहीं। वो अपने हाथ में कानून नहीं लेती और उसे गोलियां चलाकर उस लड़के को मारने की नौबत नहीं आती और आज मैं यहाँ पर निवेदिता का केस लड़ नहीं रहा होता। देखा जाए तो हमारे न्याय व्यवस्था में बहुत बड़ा दोष है। यहाँ पर केस आते रहते हैं और फाइलों पर फाइलें बनती जाती है। एक केस 2-3 साल तक ऐसे ही चलता रहता है, वो भी बिना सॉल्व हुए। और ऐसे में जिन लोगों के साथ अन्याय हुआ है उन्हें सही समय पर न्याय नहीं मिल पाता और जब जब अन्याय बढ़ जाता है तो जैसा कि श्री कृष्ण ने कहा है, वो अन्याय मिटाने के लिए हर एक युग में अवतार लेते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि वो खुद आएंगे, वो हम में से किसी न किसी रूप में हो सकते हैं। आज मैं उनका रूप बनकर ये केस लड़ रहा हूँ। उस दिन निवेदिता के अंदर शक्ति आने की वजह से उसने जैकी को शूट करके अपनी बेटी के अपराधी को सजा दी। उसी तरह से जज साहब, आज आपके अंदर भी एक भगवान है जिसे आज जागना होगा और अब तक कोर्ट में जितनी भी बातें हुई है उन्हें ध्यान में रखते हुए फैसला करना होगा। अब दोनों तरफ की बातें सुनने के बाद जज साहब अपना फैसला लिख लेते हैं और सब लोगों को अपना फैसला बताते हैं कि निवेदिता की बेटी के साथ बहुत ही गलत हुआ और उसकी बच्ची को सही समय पर न्याय ना मिलने की वजह से कोर्ट उससे माफी मांगता है और निवेदिता ने जैकी को शूट करके मार डाला। ये बात यहाँ कोर्ट में पूरी तरीके से साबित नहीं हो पाई है, इसलिए कोर्ट ये मानती है कि निवेदिता ने जब ये हत्या की तब वो होशो हवास में नहीं थी,
इसलिए उसे बाइज्जत बरी किया जाता है और इस केस को भटकाने में जिन जिन लोगों का हाथ है उन सभी लोगों के ऊपर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इस तरह से जज साहब आदेश दे देते हैं और दोस्तों यहाँ पर भरत निवेदिता का केस जीत जाता है। आखिरकार निवेदिता और उसकी बेटी को न्याय मिल चुका था। ये देखकर सभी लोग यहाँ पर तालियां बजाते हैं और सभी लोगों को ये भी संदेश मिलता है कि आज वह हमें कोर्ट में न्याय मिल सकता है। और आखिर में हम भरत की आंखों में खुशी के आंसू देखते हैं और इस केस के साथ उसका बहुत बड़ा वकील बनने का सपना भी पूरा हो चुका था। इसी के साथ दोस्तों ये कहानी यहीं पर एंड हो जाती है। तो दोस्तों ये कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही ऐसे ही अमेजिंग मूवी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।